हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो था मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर। अब हम उसके सेकंड लेक्चर पे आ चुके हैं और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या एसेंशियल मिनरल्स और उनके फंक्शंस और उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन के साथ। तो देखिए, नाइट्रोजन जो है इसके यूज कहां कहां पर करते हैं प्लांट्स, मतलब नाइट्रोजन को कहां कहां यूज करता है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहला यूज देखते हैं। नाइट्रोजन जो है वो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। कहां पर प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। आप सब जानते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट है, और जो क्लोरोफिल होते हैं उन क्लोरोफिल्स के पास में मैग्नीशियम की प्रेजेंस भी जरूरी है और साथ साथ में नाइट्रोजन की प्रेजेंस भी बहुत जरूरी है। तो एक तो क्लोरोफिल के पास में मिलेगा नाइट्रोजन। सेकंड हमको याद रखना है प्रोटीन्स के पास। आपको पता है प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है? अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड में अमाइन ग्रुप है ना। अमाइन ग्रुप में क्या मिलेगा? नाइट्रोजन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है ये अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होता है, और अमाइनो एसिड की चेन को, पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम प्रोटीन बोलते हैं। तो क्या याद रखना है? अमाइनो एसिड नाइट्रोजन से बनेगा और अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनेगा, मतलब प्रोटीन भी कैसे बनेगा? नाइट्रोजन से बनेगा। तो देखा हमने पहला देखा क्लोरोफिल जो है उसमें भी नाइट्रोजन है। सेकंड इज प्रोटीन और अमाइनो एसिड के पास भी नाइट्रोजन है। थर्ड इज न्यूक्लिक एसिड। आपको पता है न्यूक्लिक एसिड में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आरएनए और एक होता है डीएनए। अब हमको क्या याद रखना है? जो आरएनए और डीएनए है ये बनते किस चीज से हैं? तो इनके ये बनते हैं पेंटोज शुगर, उसके साथ में नाइट्रोजनस बेस, और लास्ट चीज है फॉस्फेट। तो हम क्या याद रखेंगे? न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करने के लिए हमको तीन चीजें चाहिए, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। अब देखिए जरा, सेकंड नाम हमने जो पढ़ा यहां पे ऑलरेडी लिखा है नाइट्रोजनस बेस, मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस, है ना। तो क्या याद रखेंगे? न्यूक्लिक एसिड में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है ना। कहां पर प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजनस बेसिस में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज विटामिन्स। हमको याद रखना है विटामिन्स के पास में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो जो डिफरेंट विटामिन्स हम पढ़ते हैं तो कई सारे विटामिन्स के पास में क्या प्रेजेंट होगा? नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। उसके अलावा हॉर्मोन्स एंड कोएंजाइम्स, कई सारे हॉर्मोन्स और कोएंजाइम्स के पास में आपको क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा। तो हमको एग्जैक्टली याद रखना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जिनके पास में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, प्लांट के केस में ओनली, है ना। तो देखिए, क्लोरोफिल, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, हार्मोन एंड कोएंजाइम, इन सब के पास क्या चीज मिलेगी? आपको नाइट्रोजन मिलेगी। या ये सब ऐसा ही बोल सकते हैं, ये सब किस चीज से बने हैं? तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब देखो, नाइट्रोजन जो है इसकी डेफिशिएंसी भी हो सकती है किसी की बॉडी में। हमने बात की थी लास्ट सन में कि प्लांट डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करते हैं अगर उनका अमाउंट किसी क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम हो जाए। अगर नाइट्रोजन की क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम हो गई है किसी प्लांट में तो वो प्लांट भी डेफिशिएंसी सिम्टम शो करेंगे। तो अब देख लेते हैं नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्या क्या सिम्टम आते हैं। तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से पहला सिम्टम है डिलेड फ्लावरिंग, मतलब कि जो फ्लावरिंग है, जो फ्लावर आते हैं वो बड जल्दी से ओपन नहीं होगी। जो फ्लोरल बड है वो जल्दी से ओपन होके फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं करेगी। तो डिले इन फ्लावरिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक या फिर इज अ डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सेकंड डेफिशिएंसी सिम्टम कौन सा है? स्टंटेड ग्रोथ, मतलब कि जो प्लांट है उसकी हाइट ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। तो प्लांट की हाइट अगर ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही हो तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद उसमें किस चीज की डेफिशिएंसी हो गई है? नाइट्रोजन की। नेक्स्ट, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस मतलब क्या होता है? क्लोरोसिस मतलब होता है कि इसमें जो क्लोरोफिल का अमाउंट है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लीव्स होंगी या जो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट होंगे वो सब कैसे दिखने लगेंगे? थोड़े लाइट ग्रीन या फिर येलोइश दिखने लगेंगे। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोसिस बोलते हैं। तो क्लोरोसिस जो है वो कहां पर मिलेगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर नाइट्रोजन की कमी है तो आपको क्लोरोसिस मिलेगी इन ओल्डर लीव्स, मतलब जो पुरानी पत्तियां हैं ना उन पुरानी पत्तियों का नाइट्रोजन धीमे धीमे रिमूव होने लगेगा, और धीमे धीमे अगर पुरानी पत्तियों में से नाइट्रोजन निकलेगा तो उनमें क्लोरोफिल कंटेंट भी कम हो जाएगा। अगर उनमें क्लोरोफिल कंटेंट कम हो जाएगा तो ओल्डर लीव्स का कलर थोड़ा येलोइश होने लगेगा। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? क्लोरोसिस बोलेंगे। नेक्स्ट, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीफ भी होता है, मतलब कि लीफ जो है वो कंप्लीटली मैच्योर होने से पहले ही फॉल ऑफ हो जाएगी। तो ये कंडीशन भी किसकी वजह से होगी? नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से होगी। तो हमको क्या याद रखना है? नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से बहुत सारे यूजेस भी हैं
मतलब कि नाइट्रोजन बहुत सारी चीजों का फॉर्मेशन भी करवाता है प्लांट में, पर उसकी डेफिशिएंसी से प्लांट को बहुत सारा नुकसान भी होता है। अब कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में लिखे हैं अबाउट नाइट्रोजन, उनको देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, नाइट्रोजन जो है इट इज रिक्वायर्ड इन मैक्सिमम अमाउंट बाय द प्लांट। मैक्सिमम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है किस चीज की हमको, प्लांट को, नाइट्रोजन की, है ना। सेकेंड पॉइंट, मोर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज गोइंग इन अ सेल मोर विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। अगर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सेल के अंदर बहुत रैपिडली चल रही हैं, मतलब उस प्लांट को या उस सेल को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। ये हमको याद रखना है। कहां पर मिलता है नाइट्रोजन, तो हमको याद रखना है मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में, जहां पे सेल डिवीजन को ज्यादा ही चल रहा है उस रीजन में नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। मैं लिख देता हूं, रिक्वायर्ड इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा रहती है, किसकी, नाइट्रोजन की। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, अगर इनके एब्जॉर्प्शन की बात करें तो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है नाइट्रोजन का वो होता है NO3- के फॉर्म में, उससे थोड़ा कम NO2-, सबसे कम अमोनियम आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है कौन, नाइट्रोजन। तो दिस वाज ऑल अबाउट नाइट्रोजन। अब हम बात करेंगे फास्फोरस के बारे में। तो अब डिस्कस कर लेते हैं फास्फोरस। तो फास्फोरस में आप क्या नोटिस कर लेंगे, जो फास्फोरस है ये न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस करवाता है। आपको मैंने पहले ही बता दिया है, न्यूक्लिक एसिड जो है ये 3 कंपोनेंट से बनता है। फर्स्ट वन वाज पेंटोस शुगर, सेकंड वन वाज नाइट्रोजनस बेस एंड थर्ड वाज फॉस्फेट, है ना। तो हम फॉस्फेट आयंस जो है वो एक्चुअली में है क्या, उसमें फास्फोरस प्रेजेंट है, और बिना फॉस्फेट आयंस के न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। कोई अगर पूछे तो एक चीज आप बता सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो है वो एसिडिक है, और वो एसिडिक होने के पीछे रीजन क्या है, तो उसके पीछे रीजन है प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन इट, है ना। तो फॉस्फोरस न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है ना। और एक चीज और याद रखिए, न्यूक्लिक एसिड को हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड जो है इनके फॉर्मेशन में भी फास्फोरस की जरूरत है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बनता है, 3 चीजों से जो हमने पहले डिस्कस की थी, जैसे कि कौन सी, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में भी फॉस्फेट चाहिए, और न्यूक्लियोटाइड आपस में चेन बनाएंगे तो बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। तो अल्टीमेटली न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए भी किस चीज की रिक्वायरमेंट हो गई, फास्फोरस की। अब देखिए फास्फोरस का सेकंड यूज क्या है, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं फॉस्फेट आयंस। काय में हेल्प करते हैं, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में। कैसे, आपने सुना होगा सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड, है ना। सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट होता है, वाटर होता है ना। तो इसमें जो फॉस्फोलिपिड है उसमें आप देख सकते हैं फॉस्फेट प्रेजेंट है ना। तो सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट, कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ क्या, कई सारे प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे, न्यूक्लिक एसिड, सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में फॉस्फेट हेल्प करता है। उसके अलावा एक और चीज, एटीपी, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल जो है, इसके लास्ट में जो ये पी लिखा है दिस इज फॉस्फोरस। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। देन NADP, NADP इज नाइकोटाइनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, अगेन इसमें भी फॉस्फेट आ रहा है। तो NADP का फॉर्मेशन हो या ATP का फॉर्मेशन हो, दोनों केसेस में हमको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। अच्छा, अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा, तो फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से फ्लावरिंग में डिले हो सकता है, मतलब फ्लोरल बड जल्दी ओपन नहीं होंगे, फ्लावर जल्दी से ब्लूम नहीं करेंगे, ब्लॉसम नहीं करेंगे। डेफिशिएंसी सिम्टम सेकंड कौन सा है, प्रीमेच्योर लीफ फॉल, जो लीव्स हैं वो कंप्लीटली मैच्योर होने से पहले ही फॉल ऑफ हो जाएंगे, है ना, ये भी हो सकता है। एक और सिम्टम देख लेते हैं, डल ग्रीन कलर्ड लीव्स, मतलब थोड़ा येलोइश लीव्स का फॉर्मेशन होगा, या फिर ऐसे बोलिए जो लीव्स हैं वो येलोइश होने लगेंगी, थोड़ी डल ग्रीन कलर की हो जाएंगी, है ना, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस। ऐसा ही कुछ, यही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने नाइट्रोजन के केस में भी देखे थे। तो कई सारे सिम्टम्स डेफिशिएंसी के कॉमन रहेंगे बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स, है ना। अच्छा, एक और देखिए लास्ट, पुअर ग्रोथ ऑफ रूट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे कि जो फॉस्फोरस है उसकी डेफिशिएंसी से रूट की जो ग्रोथ है वो कैसी होगी, थोड़ी सी
कम होगी, थोड़ी सी पुअर ग्रोथ होगी, है ना। तो ये याद रखना है, फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से रूट की ग्रोथ कैसी रहने वाली है, थोड़ी सी पुअर रहने वाली है। अब इसके बाद आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं फास्फोरस। तो फास्फोरस एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयंस। किस फॉर्म में, फॉस्फेट आयंस, जैसे कि H2PO4- एंड HPO4 2-। इन फॉर्म्स में एब्जॉर्प्शन होता है किसका, फास्फोरस का। तो प्लांट फास्फोरस को HPO4- या HPO4 2- के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ गए। अब देखते हैं जरा एक और एलिमेंट, एक और मिनरल। सेकंड जो नेक्स्ट है वो है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम को अगर आप देखें तो इसके यूज क्या क्या है। मोलिब्डेनम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करने वाले एंजाइम्स का फॉर्मेशन करवाता है। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म करने वाले कौन से एंजाइम्स हैं, जैसे कि देखिए, एक है नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजिनेज एंजाइम हेल्प करता है, और इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम को बनाने वाला कौन सा वाला एलिमेंट है, मोलिब्डेनम, है ना। तो वो मोलिब्डेनम हेल्प करता है नाइट्रोजिनेज फॉर्मेशन में। उसके अलावा नाइट्रेट रिडक्टेज के फॉर्मेशन में भी मोलिब्डेनम हेल्प करेगा। ये पॉइंट हमको याद रखना है। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, इनका एब्जॉर्प्शन होता है MoO2 के फॉर्म में। समझ रहे हैं। तो ये सब आयनिक फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होते हैं, पर MoO2 के फॉर्म में कौन एब्जॉर्ब हो रहा है, मोलिब्डेनम। एक चीज, अगर बाय चांस डेफिशिएंसी हो जाती है मोलिब्डेनम की, तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा प्लांट में, वो कंप्लीटली बंद हो जाएगा। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो सकता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मोलिब्डेनम। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट मिनरल पे जाते हैं। नेक्स्ट मिनरल एलिमेंट इज पोटेशियम। पोटेशियम को अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखिए इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो पोटेशियम को हम यूज कर सकते हैं इन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। मतलब पोटेशियम जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में हमको हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, तो आप सबने नाम सुना है इंपल्स ट्रांसमिशन पढ़ते टाइम पे सोडियम पोटेशियम पंप का। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये इंपल्स कंडक्शन में या इंपल्स ट्रांसमिशन में हमको हेल्प करता है। और याद रखिएगा इसके पास में, सोडियम पोटेशियम पंप के पास में ऑब्वियसली किस चीज की प्रेजेंस है, पोटेशियम की प्रेजेंस है। तो पोटेशियम जो है, पोटेशियम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है। और जब याद रखिएगा, जब ये पोटेशियम और सोडियम का एक्सचेंजेस होता है अक्रॉस एक्सोलेमा, तो उस टाइम पे क्या होता है वहां पे, तो वहां पे होता है एनाइन कैटाइन बैलेंस। तो एनाइन कैटाइन बैलेंस को बनाने के लिए पोटेशियम इज हाईली रिक्वायर्ड। तो याद रखिएगा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में और आयनिक बैलेंस बनाने में, एनाइनिक और कैटाइनिक बैलेंस बनाने में पोटेशियम की हमको रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा और क्या 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 किस काम में आता है हमारे पास पोटेशियम, तो देखिए जल्दी से, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में पोटेशियम हमारे काम में आ जाएगा। किस चीज में आएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो पोटेशियम का सेकंड फंक्शन पता चल गया, सेकंड यूज पता चल गया। नेक्स्ट याद रखना है, मेजॉरिटी ऑफ जो पोटेशियम है वो आपको सेल में किस ऑर्गेनेल के अंदर मिलने वाला है। तो सेल के अंदर वैक्यूल जो स्ट्रक्चर है, उस वैक्यूल के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, मेजॉरिटी ऑफ पोटेशियम। तो ये याद रखेंगे, सेल सेप जो होता है वैक्यूल के अंदर, उसमें आपको पोटेशियम का अमाउंट ज्यादा मिलेगा। उसके अलावा एक और चीज देखिए जरा, प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है पोटेशियम। पोटेशियम किस चीज में हेल्प कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में। आपको पता है डीएनए जो है, डीएनए एमआरएनए का प्रोडक्शन करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, उस ट्रांसलेशन की प्रोसेस में किस चीज का फॉर्मेशन होगा, उस प्रोसेस में फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का। कहां पर फॉर्मेशन होता है, तो प्रोटीन फैक्ट्री में, विच इज राइबोसोम। तो राइबोसोम जब प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे तो उस प्रोसेस को हेल्प करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, या उस प्रोसेस को कैरी आउट करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, पोटेशियम की जरूरत पड़ेगी। याद रहेगा। तो पोटेशियम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। उसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। टू मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ सेल, यानी कि सेल के अंदर जो वाटर है उसको कंप्लीटली हट जाना चाहिए, कंप्लीटली रिमूव आउट हो जाना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। कौन है जो उसको मेंटेन करवा के रखेगा, वहां पे कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करवा के रखेगा, तो आंसर इज पोटेशियम। तो पोटेशियम सेल को कैसा रखता है, टर्जिड, फूला हुआ रखता है। समझ रहे हैं, पिचकने नहीं देता। तो टर्जिडिटी कौन मेंटेन करवा रहा है, पोटेशियम मेंटेन करवा रहा है। अब देखिए अगर बाय चांस पोटेशियम की कमी पड़ जाएगी तो बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं, प्लांट बॉडी पे क्या क्या डेफिशिएंसी सिम्टम शो होंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहला सिम्टम लिखा है इंटरवीनल क्लोरोसिस इन ओल्डर लीफ। तो जो ओल्डर लीफ होंगे उसमें आपको क्या दिखाई देगा, जैसे ये लीफ है, लीफ को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ऐसे वेन्स होते हैं, है ना, वेन से ऐसे विनलेट्स निकलते हैं। तो वेन और जो विनलेट्स होते हैं, इनके बीच वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, ये वाला,
ये इंटरवीनल रीजन है। इस इंटरवीनल रीजन में क्या हो जाएगा, जो ग्रीन कलर है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। तो याद रखिए क्लोरोफिल जो है वो इस एरिया में थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी, तो दो वेन्स के बीच का जो एरिया वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं इंटरवीनल क्लोरोसिस। एक और देखिए यहां पे लिखा है श्रिवल्ड लीफ मार्जिन। श्रिवल्ड लीफ मार्जिन मतलब क्या होता है, जो लीफ के मार्जिन हैं, लीफ मार्जिन मतलब ये एक लीफ ड्रॉ की, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये एरिया क्या है, इसके लीफ के मार्जिन हैं। ये लीफ मार्जिन कैसे हो जाएंगे, थोड़े से आपने देखा होगा ऐसे ऐसे वेवी हो जाएंगे। तो अगर लीफ मार्जिन वेवी होने लगे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं श्रिवल्ड लीफ मार्जिन। और ये किसकी वजह से हो जाता है ऐसी कंडीशन, तो ऐसी कंडीशन आ जाती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम। ठीक है, एक और देखिए, अगर पोटेशियम की कमी होगी तो प्रीमैच्योर डेथ ऑफ टिश्यूज होगी। तो कई सारे टिश्यूज हैं या लीव्स हैं उनकी प्रीमैच्योर डेथ होना स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम। अब देखिए कुछ और यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक्स्ट्रा नहीं है, एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम्स में आ सकती है। देखिए पोटेशियम का अमाउंट ज्यादा कहां पर होगा, तो पोटेशियम का ज्यादा अमाउंट आपको मिलेगा एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप जानते हैं एपाइसिस पे मिलता है, यहाँ के जो इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मिलेगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स जो है वो रैपिडली डिवाइड करते हैं, है ना, एपेक्स पे मिलते हैं, ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो क्या याद रखना, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसमें पोटेशियम का अमाउंट ज्यादा मिलेगा। उसके अलावा बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स के पास में फ्लोरल बर्ड्स होते हैं, इन बर्ड्स के पास में किस चीज का अमाउंट ज्यादा मिलेगा, पोटेशियम का अमाउंट ज्यादा मिलेगा। लीव्स की बात करें तो लीव्स में पोटेशियम का अमाउंट कैसा होगा, ज्यादा होगा। उसके अलावा रूट टिप, दिस इज इंपॉर्टेंट, रूट टिप में पोटेशियम का अमाउंट बहुत ज्यादा मिलेगा। समझ में आ गया। तो जो पोटेशियम है, पोटेशियम के क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिए हैं, ये सब हमको याद रखने हैं। अब आते हैं सल्फर की बात करेंगे। देखिए सल्फर में आपको नोटिस करना है, सल्फर सिर्फ 2 अमाइनो एसिड्स के पास में मिल रहा है। कौन कौन से 2 अमाइनो एसिड हैं, तो एक है सिस्टीन और दूसरा है मेथियोनिन। तो सिस्टीन और मेथियोनिन के पास में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सल्फर, और ये सिर्फ 2 ही अमाइनो एसिड में मिलता है, ये हमको याद रखना है। और इन अमाइनो एसिड की हेल्प से जो भी प्रोटीन बनेगा तो अल्टीमेटली उन प्रोटीन्स के पास में भी आपको क्या मिलने वाला है, ऑब्वियसली उनमें भी आपको मिलने वाला है सल्फर, है ना। तो आप क्या याद रखेंगे, देखिए तो 2 अमाइनो एसिड सिस्टीन और मेथियोनिन में सल्फर मिलेगा। उसके अलावा सल्फर कई विटामिन का भी पार्ट है, जैसे कि कौन से विटामिन, तो एक है थायमिन, थियामिन और दूसरा है बायोटिन। अब आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बताना है। जो थियामिन और बायोटिन है इनको कौन सा वाला विटामिन बोलते हैं, इनमें से एक विटामिन बी भी है, सॉरी इसमें से दोनों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के पार्ट हैं। तो दो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन सा विटामिन को क्या क्या नाम है, जैसे कि थियामिन है वो कौन सा विटामिन है और बायोटिन कौन सा विटामिन है, ये आपको वहां पे मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो सल्फर जो है इट इज पार्ट ऑफ थियामिन एंड बायोटिन विटामिन। उसके अलावा कोएंजाइम ए का पार्ट भी होता है, कौन, सल्फर। फेराडॉक्सिन, फेराडॉक्सिन अगर आपने सुना है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं फेराडॉक्सिन क्या होता है। तो फेराडॉक्सिन जो है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स भी बोलते थे इसको, FeS ऐसे भी लिखते थे, FeS आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, है ना। तो ये FeS जो है इसके प्रोडक्शन में हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, सल्फर की रिक्वायरमेंट होगी। और एक लास्ट ऊपर देखिए जरा, आपको याद होना चाहिए जो रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि मटर होती है, मटर के पौधे को अगर हम उखाड़ेंगे तो उसके जो रूट्स होते हैं उनमें नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ होता है। वो जो रूट का नोड्यूल मटर के पौधे के रूट में बना है वो नोड्यूल फॉर्मेशन में सल्फर ने हेल्प की हुई है ना। उसके अलावा अब बात करें कि इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो हमको याद रखना है जो सल्फर है इसका एब्जॉर्प्शन सॉइल से किस वे में होगा, किस फॉर्म में होगा, तो SO4 या फिर बोल सकते हो सल्फेट आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्प्शन होता है किसका, सल्फर का। ठीक है, अब देखिए अगर इनकी डेफिशिएंसी हुई, कमी हुई तो क्या होगा, ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है लीफ कर्ल। जो लीफ है उसमें क्या होगा, कर्लिंग हो जाएगी। क्या चीज हो जाएगी, कर्लिंग। मतलब जो लीफ है वो मान लीजिए ये नॉर्मल लीफ थी ऐसे, ये लीफ क्या करेगी, ये ऐसे कर्लिंग शो कर देगी ऐसे, मतलब कि ये ऐसे फोल्ड हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये लीफ है ये ऐसे कर्ल हो जाएगी, तो ये कर्लिंग शो करते हैं अगर सल्फर की डेफिशिएंसी होगी। स्टंटेड ग्रोथ, प्लांट की हाइट जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी अगर सल्फर की डेफिशिएंसी होगी। एक और चीज क्लोरोसिस, क्लोरोसिस अगेन बहुत बार हम पढ़ चुके हैं क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या होता है,
बाय चांस अगर क्लोरोफिल का अमाउंट कम होगा तो लीफ थोड़े से येलोइश होने लगेंगे, डल ग्रीन कलर के हो जाएंगे, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, क्लोरोसिस। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट मिनरल्स के बारे में। तो नेक्स्ट एलिमेंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मैग्नीज। मैग्नीज के बारे में हमें क्या पता है, देखिए मैग्नीज जो है इसके यूज क्या क्या है। तो मैग्नीज तो सबसे पहले तो हमको क्या याद रखना है, मैग्नीज जो है ये यूज होता है कौन सी प्रोसेसेस में। तो देखिए इट एक्टिवेट एंजाइम्स ऑफ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ये प्रोसेस नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, इन सब में जो भी एंजाइम्स यूज हो रहे हैं उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है कौन, मैग्नीज। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार आया है वो यूज देख लीजिए, यहां पे मैंने ये मेंशन किया हुआ है, देखिए याद रखना है मैग्नीज जो है ये वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है। मतलब कि वाटर को स्प्लिट करवाने के लिए मैग्नीज की रिक्वायरमेंट होती है, और जब वाटर स्प्लिट होगा तो वहां से ऑक्सीजन रिलीज होगी। ये भी किसकी वजह से हो रही है, मैग्नीज की वजह से रिलीज हो रही है। तो वाटर को स्प्लिट करवा के ऑक्सीजन को रिलीज करवाना, ये जो प्रोसेस है इसको कौन सपोर्ट करता है, तो मैग्नीज इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, अब एक और देखिए यूज ऑफ मैग्नीज। मैग्नीज जो है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जितने भी ऑक्सीडेशन, जितने भी रिडक्शन और जितने भी डिकार्बोक्सिलेशन हुए हैं उन सब में इन्वॉल्व है कौन, मैग्नीज। अब डेफिशिएंसी सिम्टम की अगर हम बात करें तो अगर मैग्नीज की डेफिशिएंसी होगी तो दो मेन चीजें आपको नोटिस करने को मिलेगी। एक मिलेगी इंटरवीनल क्लोरोसिस। तो मैंने यहां सिर्फ क्लोरोसिस लिखा है, पर क्या याद रखना आपको, इंटरवीनल क्लोरोसिस है ये। और इसमें जो दो वेन्स के बीच में, दो वेन्स के बीच वाला जो रीजन है ना, ये रीजन, इस रीजन का सारा टिश्यू पे क्या आएंगे, ऐसे ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स आ जाएंगे। कैसे स्पॉट आएंगे, ब्राउन स्पॉट्स आ जाएंगे। और ब्राउन स्पॉट आने की वजह से धीमे धीमे इस टिश्यू की डेथ होने लगेगी, और इस टिश्यू की डेथ को हम क्या बोलेंगे, नेक्रोसिस। तो क्या याद रखना है आपको, मैग्नीज की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस होगी, इंटरवीनल क्लोरोसिस होगी। जो इंटरवीनल रीजन है वहां पे ब्राउन स्पॉट्स आएंगे लीफ पे, और उन ब्राउन स्पॉट के बाद क्या हो जाएगी, इस एरिया के टिश्यू की हो जाएगी डेथ। और टिश्यू की डेथ के लिए क्या टर्म यूज किया था, नेक्रोसिस। समझ रहे हैं, तो मैग्नीज की डेफिशिएंसी से नेक्रोसिस भी होगा, क्लोरोसिस भी होगा। अब देखिए खास चीज, हमने बोला था मैग्नीज एक्टिवेट करता है कई सारे एंजाइम्स को जो कि कायम इन्वॉल्व है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में। मैग्नीशियम के साथ में भी कुछ ऐसे ही कंडीशन आती है। देखिए मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम क्या कर रहा है, देखिए इट एक्टिवेट एंजाइम्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। यहां भी वही लिखा था, यहां भी वही लिखा है। तो कई सारे मिनरल्स ऐसे हम पढ़ेंगे जिन मिनरल्स में क्या होगा, उनके फंक्शंस ऑलमोस्ट एक जैसे ही होंगे। तो कई सारे एंजाइम्स को फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के, उनको कौन एक्टिवेट करेगा, मैग्नीज। और कई सारे फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन को एंजाइम को एक्टिवेट करेगा कौन, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम भी एक्टिवेट करता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन करने वाले मल्टीपल एंजाइम्स को। याद हो जाएगा। एक और चीज देखिए, मैग्नीशियम जो है ये डीएनए और आरएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। काय में इन्वॉल्व है ये, इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, एक और चीज देखिए, एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होगा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम एब्जॉर्ब होता है इन डाइवेलेंट आयनिक फॉर्म, है ना। तो मतलब Mg2+ के फॉर्म में मैग्नीशियम का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा प्लांट के अंदर फ्रॉम सॉइल। उसके अलावा देखिए आपको पता है 0.001 मोलर कंसंट्रेशन, ये वो कंसंट्रेशन है मैग्नीशियम आयन की विच इज रिक्वायर्ड टू बाइंड बोथ द राइबोसोमल सब यूनिट्स। अगर कंसंट्रेशन इससे ज्यादा हो गई तो बनते हैं पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स। अगर कंसंट्रेशन 0.001 मोलर से कम हो गई तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, माइक्रोसोम्स। मतलब राइबोसोम की जो दो यूनिट है वो दोनों अलग हो जाएंगे। तो मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन की वजह से, इतनी कंसंट्रेशन की वजह से दोनों राइबोसोमल सब यूनिट क्या रहते हैं, आपस में अटैच्ड रहते हैं, और इस वजह से क्या होगा, राइबोसोम इंटैक्ट रहेगा तो वो प्रोटीन सिंथेसिस भी कर पाएगा। एक और चीज, मैग्नीशियम जो है इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, ये हमको याद रखना है। तो नाइट्रोजन में भी हमने पढ़ा था इट वाज पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, यहां पे मैग्नीशियम भी क्या है, इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। अब देखते हैं एक और है, वहां पे जिंक। जिंक एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ Zn2+। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, Zn2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे इसको फ्रॉम सॉइल। एक और चीज क्या याद रखनी है, ये हेल्प करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, या ऐसा बोल सकते हैं ऑक्सीजन के फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट करते हैं, कौन, जिंक। उसके अलावा लास्ट वाला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या,
जिंक जो है इट एक्टिवेट्स एंजाइम लाइक कार्बोक्सिलेज। तो जो कार्बोक्सिलेज कैटेगरी के जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करना फंक्शन होता है किसका, जिंक का।